नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका 1857 की क्रांति। 1857 में जो सिपाही विद्रोह था उसके बारे में हम यहाँ पर आज का क्लास में चर्चा करेंगे। इससे पहले जितने भी हम लोग क्लास हुआ है वो है 1857 के विद्रोह, यानी कि 1857 से पहले जितने भी विद्रोह है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। चाहे वो आपका नागरिक विद्रोह हो, चाहे वो आपका सिपाही विद्रोह चाहे वो आपका किसान आंदोलन हो, चाहे वो आपका आदिवासी के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है उसके बारे में। तो हमने उस टॉपिक को लगभग संपूर्ण पूरी वीडियो जो है कंप्लीट कर दी, पूरी क्लास कंप्लीट कर दी है। अब ये जो आज का टॉपिक है आपका 1857 की क्रांति होता है जो कि सिपाहियों के द्वारा की जाती है। तो बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो 1857 की क्रांति है, ये 1857 की क्रांति की जो नींव डाली जाती है ये कहाँ से होती है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं तथा इसके परिणाम क्या निकलता है और ये इसमें भाग लेने वाले जो होते हैं वो कौन कौन से है। तो मूलतः हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर बात करते हैं 1857 की क्रांति का, तो 1857 की क्रांति जो है वो कई रीजनों से होता है, जिसमें आपका आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, धार्मिक होता है, ठीक है। तो उन्हीं सब के कारण एक 1857 का क्रांति जो है तो एक मतलब कि परिणामत्मक रूप में देखी जाती है और उसमें अपना जो है पूरा एफर्ट लगाकर जो भी नेतृत्व करता है, जो भी आंदोलनकारी है, जो भी क्रांतिकारी है, वो 1857 की क्रांति में करते हैं। लेकिन ये जो क्रांतिकारी है, ये क्रांतिकारी मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र से निकल करके ये पूरे भारत के लगभग उत्तर भारत में फैलती है, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में फैलने के बावजूद भी ये जो क्रांति है यह एक असफल के रूप में देखा जाता है, जिसके कई कारण भी बताए जाते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक पर हम यहाँ आज खुलकर बात करेंगे तथा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन सी घटनाएं हैं और ये जो होता है इसका नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं। देखिए, अब बात करते हैं 1857 की जो सिपाही विद्रोह होता है इसका कारण भी। तो इसमें हम कारण मूलतः देखते हैं कि कारण, इसमें कारण पहला हम देख लेते हैं आपका राजनीतिक कारण, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका आर्थिक कारण, तीसरा हो जाएगा आपका प्रशासनिक कारण, और चौथा आपका हो जाएगा राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक और धार्मिक कारण। तो ये मूलतः हम ये चार कारण देखते हैं जिसके कारण जो सिपाही विद्रोह होता है उसके जो विद्रोही होते हैं उसके अंदर ये कारण होते हैं। उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि उनके साथ कहीं ब्रिटिश सरकार के द्वारा गलत की जा रही है, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा गलत की जा रही है। अब बात करते हैं हम राजनीतिक कारण की। देखिए, अब राजनीतिक कारण में बिजली के द्वारा ये जो सहायक संधि आ जाता है, जो कि यह राजाओं के साथ संधि कर ली जाती है और संधि करने के बाद उनको सेना से उनको मतलब कि उनके हाथ में सेना को मना कर दिया जाता है। तथा यहाँ तक सहायक संधि में ये भी होता है कि उनको जब ब्रिटिश की जरूरत पड़ती है तो जो भारत के शासक है, जो भारत के राजा है, वो ब्रिटिश का साथ देंगे, ठीक है। तो ये आपका सहायक संधि हो जाता है। और यहाँ आर्थिक देखा जाए तो आर्थिक में हम देखते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश कंपनी राजस्व बढ़ा रही है, भूमि का जो राजस्व उसको बढ़ाना, ठीक है। मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति लाती है ब्रिटिश कंपनी, जिसके द्वारा भारत की जो भी फसल है वो मतलब कि उनको निर्यात होने में समस्या होती है, वो जो है निर्यात नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सब आर्थिक कारण हो जाएगा। अगर वहीं प्रशासनिक कारण देखा जाए तो प्रशासनिक कारण है कि जो भी अधिकारी होते थे वो ब्रिटिश होते थे और जो भी मतलब अधिकारी से नीचे होते थे वो भारतीय सैनिक होते थे, तो उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता था, ठीक है। अब सामाजिक और धार्मिक कारण देखा जाए तो सामाजिक और धार्मिक कारण में यह है कि ब्रिटिश जो है जब भारत में मतलब कि आए, फिर अब भारत में आने के बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके कारण मतलब कि अन्य जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उनको लगा कि हिंदू धर्म खतरे में है। इसका ये भी कहीं ना कहीं अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो फैल जाती है, जिसके कारण जिसके चलते ये कारण बनता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा मतलब अपने को श्रेष्ठ तथा भारत को
गुलाम समझना है। ठीक है, पहला, दूसरा। अगर वही तीसरा की अगर बात करें तो तीसरे के द्वारा ब्रिटिश कंपनी जो है और तीसरे कारण की अगर बात करें तो तीसरे कारण ये होगा कि काले गोरे का भेद करना। काले गोरे का भेद करना ब्रिटिश के द्वारा। तो मुद्दा ये सब कारण होते हैं जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण तथा सामाजिक एवं धार्मिक कारण जैसे आंदोलनकारियों के अंदर, क्रांतिकारियों के अंदर भरी रहती है कि ब्रिटिश जो है मेरे साथ गलत कर रहा है। ठीक है, तो ये मेन कारण बनते हैं। देखिए अब ये जो कारण बनते हैं, और ऐसा नहीं है कि जब ब्रिटिश कंपनी नीति लाती है, नियम लागू करती है, तो इससे पहले 1857 से पहले जो सिपाही विद्रोह उससे पहले क्रांति नहीं है। उससे पहले भी क्रांति हुई है अलग अलग जगहों पर, लेकिन वो जो क्रांति है वो सिमटकर वहीं पर आ गई है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर 1806 में, तो 1806 में आपका वेलोर में होता है। 1806 में आपका वेलोर में सिपाही विद्रोह होता है। अगर इसका कारण देखा जाए तो इसमें कारण क्या है कि उनकी जो पगड़ी है, उनको जो पगड़ी है वो पगड़ी जो है चमड़ी के विरुद्ध था, चमड़ी की कलगी से निकालना। पगड़ी को चमड़े की कलगी से निकालना। ठीक है, अगर वही 1824 का बात करें तो 1824 में आपका नेटिव इन्फेंट्री यूनिट के जगह पर आपका सैनिक विद्रोह होता है। नेटिव इन्फेंट्री यूनिट आपको 1825 में असम में होता है। 1838 में सोलापुर में भी, ठीक है, 1838 में सोलापुर में होता है। आपका 1864 में बंगाल में होता है, जिसमें सिपाहियों को सिंध से दूध भेजा जा रहा था। तो ये सब है जो कि 1857 के पहले का जो क्रांति होता है उसके बाद का। लेकिन ये जो क्रांति है, ये जो सिपाही के द्वारा क्रांति की जा रही थी, ये क्रांति सिमट करके वहीं पर आ जाती थी और ब्रिटिश जो है इस क्रांति को, इस विद्रोह को दबा करके शांत करते थे। लेकिन ये जो 1857 का क्रांति है, यह पूरे भारत में, पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र तक व्याप्त हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिपाही के बीच असंतोष एवं अफवाह। वो कौन कौन से अफवाह तथा ये असंतोष किस तरह चीज से होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं हम असंतोष के, यानी कि ये सिपाही किस तरह से असंतोष होते हैं ब्रिटिश की नीतियों से, तो जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आती है और भारत में आने के बाद जब अपना अधिकार करती है, तो उस समय भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सिपाही के तौर पर पदोन्नत किया जाता है, यानी कि सिपाही बनाया जाता था। लेकिन क्या होता था कि उस समय इन सिपाहियों के साथ भेदभाव नहीं होता था। लेकिन बढ़ते समय के अनुसार इस तरह से 1840 के आते आते तक सिपाहियों के साथ भेदभाव किया जाने लगा, जैसे कि जैसे कि वेतन में कमी कर दी जाती है। अब जिस तरह से ब्रिटिश कंपनी जो है पंजाब जीतने के बाद उनकी वेतन भत्ता कर देती है, और यहाँ तक जब नए नए सैनिक भर्ती होते हैं और भर्ती होने के बाद विदेशी जो प्रशिक्षण करते हैं तो उनकी जो वेतन होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो भी देने से इनकार कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से उनके साथ मतलब कि व्यवहार किया जाता है, जो कि ये कहीं ना कहीं सिपाहियों के साथ असंतोष का कारण बनता है। ठीक है, एंड सेकंड चीज ये देखते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति है, ये 1857 की क्रांति मद्रास, बम्बई न होकर के ये अधिकतर मात्रा में केवल बंगाल में ही उभर कर सामने आती है। अगर रीजन देखा जाए तो रीजन ये होगा कि बम्बई हो या फिर मद्रास हो, इन जो दो यूनिट का जो मतलब सिपाही का यूनिट है, इन दो यूनिट पर अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के, यानी विभिन्न धर्म के, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न समुदाय के वहाँ पर सैनिक है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो विद्रोह है उभर कर नहीं सामने आता है। लेकिन अगर बंगाल के देखा जाए तो बंगाल में खासकर हिंदू और ये दो मुस्लिम, ये दो प्रमुख रहते थे। ठीक है, अधिकतर मात्रा में देखा जाए तो ये दो प्रमुख धर्म के सबसे ज्यादा सिपाही विद्रोह होते थे। अगर उन सभी सिपाही विद्रोह में सबसे हिंदू में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा देखते हैं कि राजपूत, ब्राह्मण, यहाँ तक कि जो मतलब कि ये जो जाति के लोग रहते थे उनमें सिपाही में अधिकतर मात्रा में इनकी संख्या ज्यादा थी। अगर बात करते हैं अफवाह की, सेकंड ये हो गया पहला आपका
असंतोष, यानी कि सिपाही जो है ब्रिटिश नीति से खुश नहीं थे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, अफवाह। अभी ये जो अफवाह है, यह अफवाह आता है आपका, अफवाह में अगर पहला देखा जाए तो अफवाह में ये आता है कि सैनिक की जो खाना है और उस खाने में जो आटा है, उस आटे में हड्डी की चूर मिलाई जाएगी। आटा में हड्डी की चूर मिलाना। ठीक है, एंड सेकेंड ये है कि इनकी जो नई बंदूक है, नई राइफल एनफील्ड है, नई राइफल इनफील्ड, इनकी जो नई राइफल इनफील्ड है, इनमें इस इनफील्ड में कारतूस लगा हुआ है। ठीक है, कारतूस का प्रयोग। अब ये जो कारतूस है, ये सिपाही को कारतूस है, ये जो कारतूस है सिपाहियों को दांत से निकालने की जरूरत पड़ती थी, दांत से निकालना। ठीक है, अब ये जो दांत से निकाला जाता था, लेकिन ये कारतूस में ऐसा अफवाह फैलाया था कि ये जो कारतूस बना हुआ है, ये कारतूस बना है आपके गाय और सुअर की चर्बी से, गाय और सुअर की चर्बी से। ठीक है, जो कि अब गाय के देखा जाए तो गाय जो है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं में पवित्र मानी जाती है। ठीक है, अगर वहीं सुअर देखा जाए तो ये जो है इस्लाम धर्म में वर्जित है। इस्लाम धर्म में सुअर जो है वर्जित है। तो इन्हीं सभी को सैनिक जो है इसको लाइटली लेते हैं और ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि ब्रिटिश कंपनी जो है हमारे धर्म के, ब्रिटिश कंपनी जो है हमारे धर्म के साथ न्याय कर रही है, और इस तरह से सिपाहियों के अंदर कहीं ना कहीं ये विद्रोह का भावना है जो कि जागृत होता है। ठीक है, तो ये मेन कारण होता है जो कि 1857 की मेन हम देखते हैं अफवाहें हो जाती हैं, जो कि ये अफवाह है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति है, इस 1857 की क्रांति की चिंगारी सबसे पहले कहाँ निकली गई थी, यानी कि इस आंदोलन, ये जो विद्रोह हुए, ये सबसे पहले कौन से छावनी में किए गए, कौन से सैनिक के छावनी में किए गए, इसके बारे में हम बात करते हैं। विद्रोह की चिंगारी। अब ये जो क्रांति के चिंगारी है, ये कहाँ से निकली, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इस क्रांति की जो चिंगारी निकली है वो निकली है आपके बैरकपुर छावनी से। ठीक है, बैरकपुर छावनी से, जिसके ये जो बैरकपुर छावनी में यह आंदोलन के विद्रोह किए जाते थे, इसके नेतृत्व कौन करता, कौन है, मंगल पांडे। यानी कि यहाँ पर मंगल पांडे के द्वारा इस क्रांति को लाइटली लेते हैं मंगल पांडे और विद्रोह को आरंभ कर देते हैं। देखिए, अब जब मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई जाती है, फांसी दी जाती है, तो ये जो फांसी की सजा है पूरे भारत में फैल जाती है, और फैल जाने के बाद भारत के हर कोने में जहाँ जहाँ भी सिपाही की छावनी है वहाँ पर ये विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी में से हम देखते हैं मेरठ की जो सिपाही विद्रोह है, मेरठ की सिपाही विद्रोह। और मेरठ में जो सिपाही विद्रोह होता है, यह होता है आपका 10 अप्रैल को। ठीक है, अब जब 10 अप्रैल को ये मेरठ में सिपाही आंदोलन होता है, सिपाही विद्रोह होता है, तो इसमें क्या होता है कि सिपाहियों से बड़ी मात्रा में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा उनकी जो बंदूकें छीन ली जाती है, और उनको आंदोलनकारी जो विद्रोही है, जो विद्रोह कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी कर रहे हैं, उन सिपाहियों को 10 साल के लिए सजा सुनाई जा रही है। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि ये जो मेरठ की विद्रोह है, ये 10 अप्रैल से ही, मतलब 10 अप्रैल को पूरे सफल के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि
10 अप्रैल के बाद जो सिपाही है वहाँ की जेलों को खोल करके भारतीय कैदियों को छोड़ना शुरू कर दिए। भारतीय कैदियों को छोड़ने के बाद वहाँ के जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको हत्या करने की कोशिश की गई, उनको मारा गया। और ये सब सिपाही जो है ये सब करने के बाद ये उस मेरठ की छावनी को मतलब कि सफल के रूप में लेने के बाद, सफल हो जाने के बाद ये जो सिपाही है कहाँ आ जाते हैं? दिल्ली। ठीक है। और दिल्ली में आपका कौन है? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ठीक है। यानी कि मेरठ छावनी की जो भी सिपाही है वो विद्रोह करने के बाद, वहां से सफल होने के बाद दिल्ली आ जाते हैं। और दिल्ली में आने के बाद उनकी मुलाकात होती है बहादुर शाह जफर से। और बहादुर शाह जफर को जो सिपाही वो अपने इस क्रांति के मुखिया के तौर पर लेते हैं तथा उनको विनम्र पूर्वक ये बताया जाता है कि वो उनको आज्ञा दे और आज्ञा के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ तक बहादुर शाह जफर के बाद यानी कि सिपाही और बहादुर शाह जफर। अब हम बात करते हैं इनके बहादुर शाह जफर और 1857 की क्रांति में सिपाहियों के इन दोनों के बीच के किस तरह के तालमेल थे। ठीक है। आइए देखिए, अब बहादुर शाह जफर से जब क्रांतिकारी सिपाही मिलते हैं और क्रांतिकारी सिपाही मिलने के बाद सिपाहियों के द्वारा यह आग्रह किया जाता है अपने मुखिया से कि उनको इस बात की अनुमति मिलनी चाहिए कि वो देश को आज़ाद कराने के लिए वो ब्रिटिश के खिलाफ एकत्रित हो चुके हैं। ठीक है। और ये केवल एक उनके अनुमति के इंतजार कर रहे हैं। तो बहादुर शाह जफर जो है यह मुखिया के तौर पर इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो वास्तविक सत्ता होती है, लेकिन ये जो 1857 की क्रांति की जो वास्तविक नेतृत्व करते हैं वो है आपके, वो रहते हैं आपके जनरल बख्श खान। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर तथा योगदान। अब देखिए, जब सिपाही दिल्ली में आकर के बहादुर शाह जफर से विनम्र करते हैं, अनुमति मांगते हैं, तो ये बहादुर शाह जो है अपने एक विनम्रता पूर्वक, ठीक है, विनम्रता पूर्वक भारत के अन्य रजवाड़ों के प्रति अपना पत्र निवेदन लिखते हैं। ठीक है। और पत्र निवेदन लिखने में ये बोलते हैं कि यानी कि ये बोलते हैं कि हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए और एक साथ खड़े होकर के ये ब्रिटिश को देश से बाहर निकालने की जरूरत है। ब्रिटिश को बाहर करना। ठीक है। इस पत्र में ये लिखते हैं, एक साथ खड़े होने की बात करते हैं और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की योजना बनाए जाते हैं, जिसके तत्पश्चात भारत के जितने भी रजवाड़े घराने वाले जो भी है वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के प्रति अपने को मतलब समर्पित करते हैं, मतलब कि अब बहादुर शाह जफर के प्रति अपना निष्ठा दिखाते हैं। ठीक है। तो ये रहा बहादुर शाह जफर का 1857 की क्रांति में, यानी कि केवल इतना ही है कि इनको एक मुखिया के तौर पर देखा जाता है 1857 की क्रांति में। अब बात करते हैं हम कि 1857 की क्रांति जो सिपाही विद्रोह होता है इसमें कौन कौन से जगह है जहाँ पर इसमें बात करेंगे कौन कौन से जगह पर इस विद्रोह का देखा जाता है और उस विद्रोह में जो होते हैं कौन कौन से भारतीय शासक, भारतीय राजा शामिल होते हैं। ठीक है। और ये जो आंदोलन है उस आंदोलन के कौन कौन से नेतृत्व करता होते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले कौन कौन रहते हैं। ठीक है। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले यहाँ तक कि भारत के सभी किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, भारत के जो छोटे छोटे क्षेत्र के राजा हैं उनके द्वारा भी इस क्रांति में भाग ली जाती है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकता मजबूती से दिखाई जाती है। ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम, जब मेरठ वाली सैनिक विद्रोह जब सफल हो जाती है तो ये जो सैनिक है ये सैनिक चले जाते हैं दिल्ली में, और दिल्ली जाने के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ अनुमति मांगते हैं। अनुमति इसलिए मांगते हैं ताकि वो ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध कर सके। ठीक है। तो वहीं पे ये जो सैनिक रहते हैं, ये जो सैनिक है उन बहादुर शाह जफर को अपना मुखिया के तौर पर देखते हैं, मुखिया के तौर पर इस अनुमति का इंतजार कर रहे थे। ठीक है। और ये जो खबर है, ये जो विद्रोह है, जब दिल्ली वाली विद्रोह सफल हो गई तो ये जो यानी कि जब सैनिक दिल्ली गए और दिल्ली में जाने के बाद जो वहाँ पर अंग्रेजी रेजिमेंट थी दिल्ली में, उससे भी जब ध्वस्त कर दिए भारत के सिपाहियों ने, तो ये जो खबर है पूरे
भारत में फैल गई, यहाँ तक कि मध्य भारत में, बिहार में, पंजाब में वाले क्षेत्र में सभी जगह फैल गई। और इससे ज़्यादा विद्रोह, मतलब इससे जो विद्रोही हुआ और ज़्यादा उग्र हो गए, और उग्र होने के बाद ये विद्रोह को, इस विद्रोह को अपने चरम पर लेने की कोशिश किए गए, तथा हर जगह, भारत के हर कोने कोने में ये विद्रोह देखने को मिलने लगा। ठीक है, उसी सिलसिले में भारत के हर क्षेत्र, चाहे बिहार हो, चाहे अवध हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, इन सभी क्षेत्र में इस विद्रोह को देखते हैं और उस विद्रोह को करने वाले एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी देखते हैं, जिसमें हम लोग झांसी का विद्रोह देखते हैं कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा की जाती है। वहीं अगर बिहार में देखा जाए तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा की जाती है। वहीं अगर हजरत महल के द्वारा की जाती है लखनऊ में। कानपुर में नाना साहब के द्वारा, नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। तो इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तथा देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में आपका हो गया मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर, दिल्ली में बहादुर शाह जफर हो गए। अब देखते हैं बरेली में, बरेली में आपके आ जाते हैं जनरल बख्श खान। जनरल बख्श खान। अब देखिए ये जो दिल्ली में, ये जो बरेली में नेतृत्व करता है जनरल बख्श खान, हम लोग 1857 क्रांति का जो रियल यानी कि वास्तविक जो नेतृत्व करता है यही होते हैं जनरल बख्श खान। क्योंकि ये जो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर को इस क्रांति के मुखिया के तौर पर देखा जाता है। क्योंकि बहादुर शाह जफर का जो संबंध है सैनिकों के साथ नहीं था, मतलब कि वो सैनिकों के साथ अच्छे से वार्तालाप नहीं कर पाते थे, एक दूसरे की परेशानियां नहीं समझ पाते थे, जो कि ये जनरल बख्श खान के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब जनरल बख्श खान के पास एक टीम थी, एक दल था। ठीक है, और उस दल में केवल 10 सदस्य थे। कितने? 10। और इस 10 सदस्य में आपके 4 थे सैनिक और 6 नागरिक थे, आम नागरिक। ठीक है, और इस दल का जो काम है, इस दल का जो काम है ये है यानी कि न्याय करना, किसी भी मुद्दे को, किसी भी समस्या को न्यायपूर्ण संगठित करना, न्याय करना। ठीक है, देखिए तो हो गया आपके बरेली से कौन? जनरल बख्श खान। अब हम बात करते हैं कानपुर में। कानपुर में कौन है? कानपुर में आपके नाना साहब। कानपुर में कौन है? नाना साहब। जब ब्रिटिश मराठा वाला क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था तो मराठा वाला क्षेत्र को अपने अधीन ले लिया। ठीक है, अब अधीन लेने के बाद जो है नाना साहब को अपना पेशवा मानने से इनकार करते हैं। पेशवा मानने से इनकार करने के बाद नाना साहब को मजबूरन ये जो मराठा क्षेत्र है इसको छोड़ना पड़ा, और मराठा वाला क्षेत्र छोड़ करके ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं कानपुर में। ठीक है, कानपुर में चले जाते हैं। अब देखिए तो यानी कि कानपुर में जो सैनिक विद्रोह होता है 1857 का, तो कानपुर का जो नेतृत्व करते हैं वो है नाना साहब। अब देखिए अब ये जो नाना साहब है, ये नाना साहब जो है ये सैनिकों के बीच में अधिक लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, और अधिक लोकप्रिय होने के बाद ये मराठा को खुद को पेशवा साबित करते हैं, पेशवा घोषित करते हैं। पेशवा करने के बाद पूरे भारत का सम्राट घोषित करके खान बहादुर शाह जफर को गवर्नर के रूप में देखते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम झांसी में, कि झांसी में नेतृत्व करता कौन है? तो झांसी की नेतृत्व करता है आपके रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा की जाती है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी होती है और इनके पति का नाम है जो कि गंगाधर राव। जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद जो दत्तक पुत्र रहते हैं वो झांसी का राजा बनते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश जो है इनके पुत्र को, मतलब कि इनके पुत्र को राजा मानने से इनकार करता है। और वो जो अंग्रेज रहते हैं, मतलब कि उस समय झांसी में जो रहते हैं वो होते हैं लाट डलहौजी। ठीक है, यानी कि लाट डलहौजी के द्वारा झांसी का जो राजा होते हैं उनके दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर देता है और इस तरह से झांसी में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब झांसी में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है तो रानी लक्ष्मीबाई जो है इसके विरुद्ध जो है, इसके खिलाफ जो है संघर्ष करना शुरू कर देती है। और संघर्ष करने के बाद ये रानी लक्ष्मीबाई जो है तात्या टोपे से मिल करके इस अंग्रेज के खिलाफ लड़ने की योजना बनाती है। और ये जो योजना बनाई जाती है ये आपका ग्वालियर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है कि जब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ एक दूसरे आपस में मिल करके जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं
तो ग्वालियर के जो शासक है वो ब्रिटिश का साथ दे रहा था, और ब्रिटिश का साथ देने के पश्चात ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से झांसी जो है उनके हाथ से निकल जाती है और लाल डलहौजी का हस्तक्षेप हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका झांसी का। और बात करते हैं हम लखनऊ में कि लखनऊ में किसका नेतृत्व होता है। लखनऊ में होता है आपका हजरत बेगम महल। ठीक है, सॉरी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। देखिए यहाँ पर भी सेम केस है, जब बेगम हजरत महल भी यहाँ पर भी लखनऊ में भी सेम केस देखने को मिलता है कि जब बेगम हजरत महल का पुत्र उनका कादिर वजीर कादिर होता है। ठीक है, उनका पुत्र कौन है? उनका पुत्र कौन है? बिजरिस कादिर। और जब बिजरिस कादिर को लखनऊ का नवाब बनाने की बात आती है तो यहाँ पर भी अंग्रेज जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं तथा इनको मतलब अपना नवाब मानने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो लखनऊ के जो ब्रिटिश रेजिमेंट है उसके द्वारा आक्रमण की जाती है इस लखनऊ में। ठीक है, और उस ब्रिटिश रेजिमेंट में कौन रहता है? ब्रिटिश रेजिमेंट में कौन करता है? हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस के द्वारा लखनऊ में आक्रमण की जाती है। हेनरी लॉरेंस के द्वारा ये ब्रिटिश अधिकारी जो है आक्रमण करते हैं, लेकिन ये जो आक्रमण है इसको बेगम हजरत महल के द्वारा बड़ी आसानी से कुचल दिया जाता है। उसके बाद जो ब्रिटिश है वो है आपका इंग्लिश। हेनरी लॉरेंस के बाद ये जो असफल ये जो विद्रोह है, ये जो युद्ध की जाती है हेनरी लॉरेंस तो असफल हो जाने के बाद उसके बाद आते हैं आपके ब्रिगेडियर इंग्लिश। देखिए जब हेनरी लॉरेंस की आक्रमण असफल हो जाती है तो उसके बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश आते हैं। ब्रिगेडियर इंग्लिश के बाद हाउलॉक आते हैं, और ये आपस में एक साथ मिलकर के रानी बेगम हजरत महल के खिलाफ संघर्ष करते हैं। लेकिन ये जो मिलते हैं उसके बाद ये भी जो है यह असफल हो जाता है, यानी कि बेगम हजरत महल को नहीं हरा पाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये दो ब्रिटिश संघर्ष का जो असफलता मिलती है उसके पश्चात गोरखपुर के जो ब्रिटिश रेजिमेंट है, और गोरखपुर के ब्रिटिश रेजिमेंट से आपके आते हैं कौन? कैंपबेल। गोरखपुर के ब्रिटिश रेजिमेंट से जो है वो है आपके कैंपबेल। और कैंपबेल जब आते हैं और कैंपबेल के साथ मिल करके ये तीनों ब्रिटिश सेना बेगम हजरत महल के खिलाफ युद्ध की जाती है, और युद्ध करने के बाद फाइनली बेगम हजरत महल को वहां पर हरा दिया जाता है, और इस तरह से लखनऊ जो है ब्रिटिश के अंडर आ जाता है। ब्रिटिश में हस्तक्षेप लखनऊ में हस्तक्षेप हो जाता है ब्रिटिश अधिकारियों का। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कई जगह पे भी देखने को मिलता है, जैसे कि अब बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में आते हैं आपके कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार में कौन आते हैं? कुंवर सिंह। और वहीं रोहिलखंड में देखा जाए तो रोहिलखंड में आते हैं आपका खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। तो ये जो अभी मैंने बात किया ये सभी बात की भारत के उन जो क्षेत्र है जो वहाँ के छोटे छोटे राजा हैं, छोटे जो सरदार है, जो जमींदार हैं, इनके द्वारा बात किया गया था। अब बात करते हैं आम नागरिक का, और आम नागरिक में आते हैं आपके शाहमल। शाहमल का नाम एक महत्वपूर्ण है जो कि इनके द्वारा 1857 की क्रांति के अंग्रेजों के खिलाफ जो काम किए इन्होंने बहुत सराहनीय है। जैसे कि इन्होंने रात को घूम घूम के करीब 84 गांव के जो मुखिया है, जो कि वहाँ के जो जमींदार है, उन सभी के साथ मिल करके जागरूकता फैलाने का कोशिश की है। 84 गांव के मुखियाओं के साथ इन्होंने बात की है, और यहाँ तक जो ब्रिटिश और गांव की जो कनेक्टिविटी है, यानी जैसे पुल रेलवे उखाड़ दिए गए ताकि जो ब्रिटिश है और जो रूरल एरिया है उनके साथ कनेक्टिविटी टूट जाए, यानी कि संबंध न रह पाए। तो इस तरह से आम नागरिक में आपका शाहमल के द्वारा भी देखा जाता है, जो कि यह उत्तर प्रदेश के। अब बात करते हैं हम 1857 की क्रांति जो है, ये क्रांति इतनी जन आंदोलन होने के बाद भारत के उत्तर भारत के हर कोने में पहुंचने के बाद भी ये जो क्रांति है असफल हो जाती है। ठीक है, और इसका कारण देखा जाए तो इसका कारण ये होता है कि 1857 की जो क्रांति हुई इसमें किसी मतलब कुछ लोगों के द्वारा इस क्रांति में शामिल न होला। ठीक है, और समय से पहले सेकंड ये है कि समय से पहले इस क्रांति का शुरुआत कर देना, तथा तीसरा ये कह सकते हैं कि संचार व्यवस्था की भी कमी होती है। चौथा ये कह सकते हैं कि शस्त्र का भी अभाव रहता है। जिस तरह से ब्रिटिश के पास शस्त्र रहते हैं उस तरह से भारतीय सैनिक के पास शस्त्र की कमी रहती है। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति में कौन से लोग शामिल नहीं होते। तो
इस क्रांति में वैसे लोग शामिल नहीं होते जो कि जो ब्रिटिश के प्रति अपनी घनिष्ठ निष्ठा रखते हैं, जैसे कि पटियाला के राजा हो गए, इंदौर के होलकर हो गया, आपका ग्वालियर का शासक हो गया, कश्मीर का महाराजा हो गया, सिंध का जो राजा है, ये सब जो राजा थे ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, और यहाँ तक हम देखते हैं नेपाल की, तो जो नेपाल के राजा है वो ब्रिटिश को न कि सैन्य व्यवस्था के रूप में वो आर्थिक व्यवस्था भी प्रोवाइड करता है, आर्थिक व्यवस्था से भी ब्रिटिश को सहायता दी ताकि इस क्रांति को आसानी से कुचला जा सके। ठीक है, अब ये तो हो गया राजा महाराजा का। अगर बात करते हैं हम वैसे जमींदार के, वैसे तलबदार की और वैसे बुर्जीवी वर्ग जो कि इसमें शामिल नहीं है, जैसे कि अब जो नई व्यवस्था वाला जो बुर्जीवी वर्ग है ये भी शामिल नहीं थे, क्योंकि इनका मानना था कि अंग्रेजों के साथ रह करके ये शिक्षा व्यवस्था को और आगे ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ के जो जमींदार है, जो जमींदार के रिश्ता ब्रिटिश के साथ अच्छा था वो अंग्रेजी के साथ देते थे और ये क्रांति को असफल बनाने में उनका मदद की है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग, ये बात हो गया 1857 की क्रांति में जो शामिल नहीं हुए थे। अब हम बात करते हैं कि समय से पहले क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि इस क्रांति की जो समय रखी गई थी ये आपकी थी 31 मई को, लेकिन ये जो क्रांति हो गई 10 को ही स्टार्ट हुई, जिसके कारण जो 31 मई को जो सैनिक इंतजार कर रहे थे तो उनसे पहले ही ये उनका जो हथियार है छीन लिया गया, और छीन लेने के बाद उनको 10 वर्ष की मतलब कि जेल भी डाला गया। ठीक है, एंड तीसरा हम ये देखते हैं कि सांप्रदायिक खेल भी देखते हैं, यहाँ तक कि ब्रिटिश जो है मद्रास रेजिमेंट, ठीक है, मद्रास रेजिमेंट और वहाँ की जो पंजाब वाला जो रेजिमेंट है वो अपने साथ मिला करके दिल्ली के मुगल शासक बहादुर खान जफर के सामने खड़ा कर देता है, ये कहकर कि ये जो बहादुर शाह जफर यानी कि जो भारत के फिर से शासक बनेंगे ये हिंदुओं के लिए सही नहीं है, जिसके प्रति मद्रास का जो सैनिक रेजिमेंट है और जो पंजाब का सैनिक रेजिमेंट है वो एक यानी कि मुगल बादशाह जफर के सामने खड़ा कर देता है। तो ये हो गया सांप्रदायिक है। अगर शस्त्र के अभाव बात करते हैं तो जिस तरह से शस्त्र में देखते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश के पास आधुनिक शस्त्र थे उस तरह से भारतीय सिपाही के पास शस्त्र नहीं थे, जिसके प्रति मतलब कि जिसमें वो ब्रिटिश जो है सफल हो जाते हैं। और यहाँ तक मेन इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि संचार व्यवस्था, जिस तरह से ब्रिटिश के पास डाक व्यवस्था, टेलीग्राम व्यवस्था, रेल लाइन की जो व्यवस्था है ये सब किनके हाथ में थी, ये सब जो भी ब्रिटिश के हाथ में थे, न कि भारतीय सिपाही के पास, न बाकी भारतीय आंदोलनकारी भारतीय जो क्रांति है इनके पास थी। तो ये सब जो कारण है ये मेन कारण बनते हैं, ताकि मेन कारण बनते हैं जिसके फलस्वरूप 1857 की जो क्रांति है असफल हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया 1857 की क्रांति की किस तरह से शुरुआत होती है और जो चिंगारी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, शामिल होने के बाद किनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, इस आंदोलन का, इस क्रांति के कौन मुख्य नेतृत्वकर्ता बनते हैं, जिसमें मतलब भारतीय सैनिक के साथ घनिष्ठ मित्रता रखते हैं। ठीक है, और इस तरह से मुगल बादशाह जफर खान का इस क्रांति में किस तरह से योगदान होता है, ये सब हमने बात किए हैं।